काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। नमस्कार, डैन काशी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्नेहा सोनी आपके साथ। चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। देश में आज से लगाया जाएगा कोरोना वैक्सीन। इसी क्रम में वाराणसी में कोरोना के टीकाकरण के लिए 6 केंद्र बनाए गए हैं। कोरोना टीकाकरण की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ड्राई रन के बाद आज से कोरोना वैक्सीन सबसे पहले फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद 11 बजे से शुरू हो गया कोरोना का टीकाकरण। चिकित्सा विभाग से जुड़े लगभग 600 लोगों को लगेगा पहले दिन कोरोना का टीका। आज बहुत ही उत्साह का माहौल है, विशेष रूप से स्वास्थ्य कर्मियों के बीच में, क्योंकि पहले फेज में सारे स्वास्थ्य कर्मियों को ही टीका लगा गया और प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के नाते समस्त स्वास्थ्य कर्मियों में बड़ा ही उत्साह का माहौल है। यहाँ पे हमारे लगभग 100 बेनिफिशियरी यहाँ पे रहेंगे महिला अस्पताल में। और जहाँ तक रही बात टीके को लेकर किसी भी प्रकार का कोई असमंजस या कोई इस प्रकार की कोई भावना नहीं है। हर व्यक्ति यहाँ खुद आगे बढ़ के कार्य कर रहा है। कल हम लोगों ने दिन भर यहाँ काम किया है और 2 ड्राई रन के समय भी हम लोगों ने देखा तो लोगों में काफ़ी उत्साह बना हुआ था। कितने कुल लाभार्थी आज यहाँ पे इस केंद्र में लगाए जाने हैं? इस केंद्र में 100 लाभार्थियों को आज टीकाकरण का लाभ मिलेगा। उसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर हमारे डॉक्टर तक शामिल होंगे। पहले जो 25 हमारे यहाँ पे जो लॉट होगा, जिसमें हमारे 25 लाभार्थी आएंगे, उन्हीं में से किन्हीं 5 लाभार्थियों से माननीय प्रधानमंत्री जी संवाद भी स्थापित करेंगे, जिसकी की सारी तैयारियां यहाँ पे हो चुकी हैं। कल पीएमओ के द्वारा रिहर्सल भी हो चुका है। सेवापुरी विकासखंड क्षेत्र के कालिका धाम हरिभानपुर गांव में सनातन जन कल्याण संघ अखंड भारत के तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां कार्यक्रम में रक्तदान शिविर और बालक बालिकाओं की दौड़ प्रतियोगिता कराई गई। रक्तदान शिविर में लगभग 10 लोगों ने रक्तदान किया। वहीं दौड़ प्रतियोगिता में बालिका वर्ग में 200 मीटर की दौड़ में, वहीं बालक वर्ग में संदीप यादव प्रथम, अमन कुमार द्वितीय, संतोष पाल तृतीय रहे। वहीं 500 मीटर की दौड़ में किशन यादव प्रथम, गोविंद यादव द्वितीय, हरकेश यादव तृतीय एवं 100 मीटर की दौड़ में करण यादव प्रथम, पंकज यादव द्वितीय एवं सतीश पाल को तृतीय स्थान मिला। कोरोना वैक्सीन का इंतजार खत्म। वाराणसी के कोतवाली थाना अंतर्गत राजकीय जिला महिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य कर्मियों का अल्फाबेट के अनुसार होगा टीकाकरण। जिला महिला अस्पताल पहुंचे वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा ने कोविड-19 वैक्सीनेशन की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने बताया कि कोविड-19 वैक्सीनेशन की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री के उद्बोधन के बाद ही सभी लाभार्थियों को अल्फाबेट के अनुसार टीका लगाया जाएगा। वाराणसी के कुल 6 सेंटरों पर एक साथ अल्फाबेट के तरीके से फ्रंटलाइन वॉरियर्स को टीका लगेगा। प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन में बताया कि मेड इन इंडिया वैक्सीनेशन दुनिया भर में सबसे सस्ती है। पहले दिन कोविड-19 वैक्सीन अजित कुमार, आनंद, अनिल सिंह, आरती प्रजापति आदि को कोविड-19 का टीका लगाया गया। बहुत अच्छा लग रहा था। ये जो लगा है पब्लिक लोग जो कोई बातचीत हुई आपकी? नहीं, हमारी प्रधानमंत्री जी से कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन उनका जो लाइव संबोधन था हम लोग बैठ के सुन रहे थे। मतलब जितने भी हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ हैं उनका डाटा भी मैंने अल्फ़ाबेटली से हमारा नाम आया है, तो इसीलिए हम फर्स्ट बेनिफिशियरी। सर, किस तरीके की तैयारी हुई है आज बनारस में और कहाँ पे होना है और कितने लोगों को लगना है टीका? वाराणसी में कोविड वैक्सीनेशन की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 16 जनवरी को ये वैक्सीनेशन की आज जो शुरुआत हो रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के साथ होगी। उस उद्बोधन को यहाँ लाइव टेलीकास्ट कराने के लिए और वाराणसी से किसी लाभार्थी या वैक्सीनेटर का लाइव इंटरेक्शन का अगर आदेश आता है तो उसकी भी यहाँ व्यवस्था कैमरे आदि लगा के की गई है। यहाँ जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन खत्म होगा वैसे ही वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। आज वाराणसी में 6 सेंटर्स पे वैक्सीनेशन होगा। हर सेंटर पे 100 लाभार्थी होंगे। यहाँ जिला महिला अस्पताल में भी 100 लाभार्थी होंगे। पहले 1 घंटे में 25 लाभार्थी जो टीकाकरण लेंगे उनको यहाँ बुला के बिठाए गए हैं। इसके बाद हर 1 घंटे में 25-25 लोगों के रोटेशन के हिसाब से शाम तक यहाँ पे टीकाकरण होगा। जिनका भी टीकाकरण होता है उनकी सारी अपलोडिंग पोर्टल पे कर दी गई है। इसमें सभी प्रकार के कर्मचारी 4th क्लास, क्लास 3, क्लास 2, डॉक्टर्स, वो सारे प्रकार के कर्मचारी शामिल किए गए हैं। और आज फर्स्ट राउंड में होने के बाद 3 दिन और टीकाकरण जो चलेगा उसकी भी तैयारी बाकी 30 सेंटर में पूरी करा दी गई है। पहला टीका किसको लगेगा? पहला टीका हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं SNCU के, उनको लगेगा। वैसे अल्फ़ाबेटिकली लिस्ट जो है वो पोर्टल ने जनरेट की है।
इसमें किसी प्रकार के कर्मचारी का जो है डेजिग्नेशन के हिसाब से टीका नहीं लग रहा है। जितने भी 100 लोग लिए गए हैं उसमें सभी प्रकार के कर्मचारी मिक्स एंड मैच किए गए हैं। उनको फिर अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट जो है पोर्टल के द्वारा जनरेट की गई है। उसी अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट में ए से जिनका नाम आता है वो हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं। उनको आज पहला टीका यहाँ जिला महिला अस्पताल में लगेगा, लेकिन इनको पहला टीका लगने के साथ ही बाकी 5 सेंटरों पे भी 5 लोगों को टीका लग रहा होगा। इसलिए जनपद में 6 लोगों को एक साथ जो पहला टीका लगना है वो अल्फ़ाबेटिकल लोकेटर के हिसाब से ए शब्द से जो नाम शुरू होते हैं उसी हिसाब से ये कार्रवाई आगे चलेगी। आज 600 लोगों का टीकाकरण होना है। वैसे वाराणसी में कुल 10,000 लोगों का टीकाकरण होना है। आज के साइट के बाद फिर सोमवार को जो दूसरा दिन हमारा टीकाकरण को होगा उसमें 3,000 और उसके बाद 3,000 करते हुए बाकी 9,500 लोगों को कवर किया जाएगा। 600 लोगों का टीकाकरण आज पहले दिन 6 सेंटर्स पे किया जा रहा है। सर, समय क्या होगा इसका लगने का टीकाकरण का? माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन 10:30 बजे शुरू होगा। उसके बाद जैसे ही वो समाप्त होता है उसके बाद यहाँ पे जो पहले 25 लाभार्थी आए हैं उनमें 1 से लेकर 25 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। वाराणसी में कोरोना वैक्सीन के साथ हुई मां गंगा की आरती। 80 घाट पर मां गंगा की आरती में कोरोना वॉरियर्स को सफल वैक्सीन लगाने की प्रार्थना की गई। वैक्सीन के स्वागत में मां गंगा की आरती के दौरान वैक्सीन रखकर मां गंगा की आरती उतारी गई। गंगा आरती के दौरान कोरोना वैक्सीन की बनाई गई आकृति वैक्सीन को लेकर के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आरती के दौरान सभी से वैक्सीन लगवाने की प्रार्थना की गई। आज से देश में कोरोना वॉरियर्स को लगाया जाएगा वैक्सीन। मेरा नाम बद्री विशाल है, मैं प्रवक्ता और संचालक हूँ जय मां गंगा सेवा समिति 80 घाट वाराणसी का। आज किस तरह की आरती की गई है और क्यों? आज मकर संक्रांति के दूसरे दिन हमारे काशी में पहला टीका एक सज्जन को लगाया गया है जो कि पटना में पहली बार लगवाए हैं और दूसरी बार यहाँ पर लगवाए हैं। तो निश्चित रूप से हम आज की पूरी आरती उन्हीं को समर्पित कर रहे हैं कोरोना टीका के लिए कि हिंदुस्तान के आम नागरिक तक यह कोरोना टीका पहुँचे। समिति के माध्यम से माँ से ये प्रार्थना किया है कि हे माँ, हमारे हिंदुस्तान से क्या विश्व से कोरोना जल्दी से जल्दी गायब हो जाए। इसके लिए वैक्सीन हमारी कामयाब हो। बढ़ती हुई गलन और ठंड ने जहां लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है, वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में नगर निगम प्रशासन द्वारा समुचित अलाव की व्यवस्था न होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वाराणसी में लोगों द्वारा आपस में ही चंदा इकट्ठा कर अलाव की व्यवस्था की जा रही है। इस संदर्भ में व्यापारी अमिताभ दीक्षित ने बताया कि गोदौलिया से लेकर के चौक दशाश्वमेध घाट अन्य मार्गों पर प्रशासन द्वारा कहीं भी अलाव की व्यवस्था समुचित रूप से नहीं की गई है, जबकि ये काशी का हृदय स्थली है जहां देश विदेश से पर्यटक निरंतर आते रहते हैं। लेकिन कड़ाके की ठंड को देखते हुए हम लोगों द्वारा आपस में ही चंदा इकट्ठा कर अलाव की व्यवस्था की जाती है। अमिताभ दीक्षित, बाग फाटक निवासी। आज क्या किया हम लोग यहाँ पर, क्या है आज? ऐसा है कि पिछले विगत 2 दिनों से बनारस के अंदर भीषण ठंड पड़ रहा है। -5 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर बना हुआ है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि गोदौलिया से यह चौक का मार्ग है, यहाँ पे काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, माता गंगा है। इस रास्ते पे आने जाने वाले भक्तजनों को, आने जाने वाले नागरिकों को, राहगीरों को, रिक्शा चलाने वालों को, गरीब जनता को शासन और प्रशासन द्वारा कोई अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण यहाँ के क्षेत्रीय नागरिकों ने किसी तरह चंदा एकत्रित करके हम लोग इन लकड़ियों का इंतजाम करके जलाने का काम कर रहे हैं। वाराणसी के भेलुपुर थाना अंतर्गत किरहिया चौराहे के पास बढ़ती ठंड के कारण शंभुनाथ नामक व्यक्ति की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने 112 पर कॉल करके पुलिस को सूचित किया। स्थानीय निवासी गोविंद सेठ ने बताया कि मृतक शंभुनाथ रजाई गंदे का काम किया करता था। सुबह मेरे घर के सामने मृतक चाय लिया और चाय लेने के बाद जब वो आया तो बैठे बैठे ही सो गया। जब हम शंभू को उठाने का प्रयास कर रहे थे तो वो उठा नहीं, तो हमें शक हुआ कि लगता है इसे ठंड लग गया है। उसके बाद मैंने पुलिस को सूचित कर दिया। गोविंद ने बताया कि मैंने इसकी सूचना तुरंत डायल 112 नंबर पर दिया। डायल 112 के बाद खोजवा पुलिस चौकी को इन्फॉर्मेशन दिया। मृतक का कोई भी घर नहीं है, ये घूम घूम कर लोगों के यहाँ काम किया करता था और अपना जीवन यापन करता था। माय नेम इज गोविंद सेठ। ये लवारिस क्लास है जो कि रजाई गद्दे का काम करता था। थगला कई जगह पर घूम घूम कर, इसका कोई घर नहीं है, कोई परिवार नहीं है इनका।
नहीं, हमारे शॉप में नहीं, कई जगह पे शॉप पे काम करते हैं, मतलब कहीं भी जा सकते हैं ये, इनका कोई ठिकाना नहीं था। ऐसे हुई इनकी मृत्यु हुई है ठंड लगने से, क्योंकि सुबह चाय लिए हैं, कैमरा में चेक हुआ है, सुबह चाय लिए हुए, चाय लेने के बाद गए थे बाथरूम कर आए, उसके बाद लगे कांपने के बाद तुरंत गिर के की मृत्यु हो गई। हाल ही में नाव पलटने से 4 लोगों की मौत होने के बाद भी जिलाधिकारी के आदेशों की नाविक खुलेआम उड़ा रहे हैं धज्जियां। नाविकों द्वारा खुद ली जा रही हैं यात्रियों की फोटो। वाराणसी के तुलसी घाट पर नाविकों के द्वारा जिलाधिकारी के आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नाव पलटने से अभी कुछ दिन पहले ही 4 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। उसके बाद जिलाधिकारी द्वारा आदेश जारी किया गया था कि बिना लाइफ जैकेट के कोई भी नाविक सैलानियों को घुमाते हुए पाया गया तो उसके नाव का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और नाविक के ऊपर भी कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी। लेकिन आज तुलसी घाट पर यह देखने को मिला कि नाविकों द्वारा खुद सैलानियों की फोटो खींची जा रही है और जिलाधिकारी के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वाराणसी के जिला अधिकारी द्वारा नाविकों को एकदम से सचेत कर दिया गया है कि अब आप लोगों को किसी भी प्रकार का लाइफ जैकेट का बिना उपयोग से नाव नहीं लेके जाएंगे, न ही किसी भी सैलानी को आप घुमाएंगे। अगर कोई भी सैलानी आपके नाव पर बैठ के सेल्फी लेता है तो उसे आप रोकेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको ठीक सामने दिखा रहा था अभी कुछ देर पहले कि नाविकों के द्वारा ही खुद सैलानियों का सेल्फी लिया जा रहा है और सैलानी उस नाव पे खड़े होकर बहुत ही मस्ती के साथ सेल्फी ले रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले यही सेल्फी के चक्कर में नाव पलट गई थी और 4 लोगों की मौतें भी हो चुकी है। उसके बाद से जिला अधिकारी के द्वारा यह आदेश लागू कर दिया गया था कि अब किसी भी प्रकार के सैलानियों को नाविकों द्वारा अगर घुमाया जाता है तो उनको लाइफ जैकेट पहनाना अनिवार्य होगा। वाराणसी से कुलदीप चौरसिया, देनकाशी के लिए। वाराणसी के कोतवाली थाना अंतर्गत विशेषरगंज स्थित वाराणसी प्रधान डाकघर बनारस हैंडलूम सिल्क द्वारा पोस्ट मास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने हैंडलूम सिल्क बनारस का गौरव पर विशेष लिफाफे का अनावरण व डाक टिकट का विमोचन किया। वाराणसी के कोतवाली थाना अंतर्गत विश्वेश्वरगंज स्थित वाराणसी प्रधान डाकघर व बनारस हैंडलूम सिल्क द्वारा पोस्ट मास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने हैंडलूम सिल्क बनारस का गौरव विषयक लिफाफे का अनावरण व विशेष डाक टिकट का विमोचन भी किया। इस दौरान पोस्ट मास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि बनारसी हथकरघा रेशम ने बनारस की अर्थव्यवस्था को समृद्ध करने के साथ साथ यहाँ की कला और संस्कृति से भी देश दुनिया को परिचित कराया है। आज भी हैंडलूम से निर्मित बनारसी सिल्क साड़ियाँ परंपरा व आधुनिकता का खूबसूरत समन्वय प्रदर्शित करती हैं। इस कार्यक्रम को जूम ऐप के माध्यम से भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी प्रसारित किया गया। इस अवसर पर अपर डाक अधीक्षक सुमित कुमार गाट, सहायक निदेशक प्रवीण प्रसून, सहायक डाक अधीक्षक आर.के. चौहान, सुरेश चंद्र, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक मैनेजर सुबलेश सिंह सहित तमाम अधिकारी, कर्मचारी व फिलेट्स लिस्ट मौजूद रहे। आज भारतीय डाक विभाग और प्रयाग फिलैटेलिक सोसाइटी के तत्वाधान में आज यहाँ पर जो है एक बनारसी हथकरघा रेशम अर्थात बनारसी हैंडलूम सिल्क बनारस का गौरव पर एक स्पेशल कवर और कैंसिलेशन जो है जारी किया गया है। और जब हम बनारस की बात करते हैं तो बनारस और रेशम का जो है बहुत पुराना रिश्ता है। यहाँ से जो भी रेशम और सिल्क उत्पाद बनते हैं सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी देश दुनिया में उनकी अपनी एक अलग पहचान है। और मुझे लगता है कि सिर्फ इसके माध्यम से जो है बनारस की जो है आर्थिक समृद्धि नहीं हुई बल्कि इसके माध्यम से जो बनारस की जो कला है, जो बनारस की विरासत और जो बनारस की संस्कृति है तमाम जो है देश दुनिया में फैली है। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस स्पेशल कवर के जारी होने से क्योंकि जो हमारे फिलैटलिस्ट हैं इसको देश दुनिया में जो है इसको प्रदर्शनी में लगाएंगे, इसके माध्यम से जो है चिट्ठियां भी भेजी जाएंगी तो पूरी देश दुनिया में जो है इसके माध्यम से एक बार फिर से शिल्प उत्पादों का जो है व्यापक प्रचार प्रसार हो सकेगा। भारत सरकार भी इसके लिए जो है तमाम रेशम के उत्पादन के लिए और रेशम के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए तमाम प्रयास कर रही है। अगर बनारस की बात करें तो एक जिला एक उत्पाद के तहत जो है रेशम सिल्क साड़ियों को जो है लिया गया और इसमें भी जो है डाक विभाग जो एक अग्रणी भूमिका जो है निभा रहा है। प्रयाग फिलैटेलिक सोसाइटी और बनारस प्रधान डाकघर को हार्दिक साधुवाद और बधाई देता हूं जिन्होंने इस शानदार आयोजन के माध्यम से बनारस के गौरव को एक बार फिर से रेखांकित करने का प्रयास किया है। वाराणसी के चौक थाना अंतर्गत बेनिया बाग स्थित कड़ाके की ठंड को देखते हुए
सामाजिक कार्यकर्ता जुबैर अहमद ने गरीबों के लिए अलाव की व्यवस्था कराई। सामाजिक कार्यकर्ता जुबैर अहमद ने बेनिया बाग क्षेत्र में जगह जगह अलाव की व्यवस्था कर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की है। जुबैर अहमद ने सभी धर्मों के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, सभी लोगों की मदद करना, लोगों को सेवा के प्रति जागरूक करना अपना प्रमुख कार्य बताया। अपने सामाजिक साथियों के साथ बेनिया, हड़हा, पियरी सहित दर्जनों मोहल्लों में लकड़ी गिरवाया और आगे भी ठंड को देखते हुए कंबल बांटने का कार्य करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। मैं समाजवादी पार्टी का इतना सा कार्यकर्ता, आज हम लोगों ने कड़ाके की ठंड जो पड़ रही है उसको देखते हुए बनारस के तमाम क्षेत्रों में अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं। जहाँ गरीब मजदूर रहते हैं उनके पास जा जाके पूछ रहे हैं आपको लकड़ी की ज़रूरत है या अलाव की ज़रूरत है, उनको अलाई हम लोग मुहैया करा रहे हैं लोगों के लिए। हम लोग पहली बार गंगा जमुना तहजीब की मिसाल को देखते हुए हमारे बगल में मोटे महादेव मंदिर है और बाबा साहब मस्जिद है, वहाँ पे भी हमने अलाव की व्यवस्था की है और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ जहाँ से लोग हम लोग को याद करेंगे, हम लोग वहाँ उनके लिए मदद का काम लेकर पहुँचेंगे। इंस्पेक्टर सिगरा आशुतोष ओझा लगातार अपने कार्यों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। आज उसी क्रम में उनका सराहनीय कार्य लोगों को देखने को मिला जब 20 वर्षों पुराने लंबित मामले को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अवैध कब्जा धारकों से कब्जा छीनकर मकान मालिक को सौंपा। वाराणसी के सिगरा पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार शनिवार को लगभग 11 बजे भारी पुलिस बल के साथ पहुंच करके कब्जे में रह रहे नंदलाल अग्रहरी व अन्य कब्जा धारकों को मकान से बाहर निकालकर मकान मालिक रोहित वैद्य को मकान सुपुर्द कर दिया। वाराणसी के सिगरा थाना अंतर्गत इंग्लिशिया लाइन स्थित एक मकान में रहने वाले मकान मालिक रोहित वैद्य के मकान में जबरन कब्जा कर कुछ किराएदार रह रहे थे, जिनको वाराणसी के सिगरा पुलिस द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार मौके पर पहुंच करके उनका कब्जा हटाया गया और मकान को कब्जा मुक्त कराया गया। मैं कृपा शंकर मिश्र, कोर्ट अमीन, जनपद न्यायालय वाराणसी हूँ। मैं अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट नंबर 7 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी के आदेशानुसार यहाँ रोहित वैद्य बनाम नंदलाल अग्रहरी के मुकदमे में विपक्षीगण नंदलाल अग्रहरी एवं परमात्मा यादव को बेदखल करने के लिए आया हूँ। इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय ने मार्च 2020 में खाली करने का आदेश दिया था। विपक्षीगण ने मार्च 2020 में इस आशय की अंडरटेकिंग भी माननीय उच्चतम न्यायालय में दी थी कि हम इसको खाली कर देंगे, लेकिन उतना समय बीत जाने के बाद भी उन लोगों ने खाली नहीं किया। क्या नाम है? मेरा नाम रोहित वैद्य है और मैं यहीं का निवासी हूँ। किस तरह का मकान था ये मेरी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है और जिसको कि ये लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था विगत 20 सालों से। बड़ी मुश्किलों से जूझने के बाद मैं ये खाली करा पाया हूँ। सुप्रीम कोर्ट के 3 ऑर्डर्स हुए जिसको इन्होंने माना नहीं, जहाँ तक कि 1 साल पहले 24 घंटे का सुप्रीम कोर्ट ने इनको मोहलत दिया था खाली करने का। इनके आगे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी कुछ नहीं है। ये इतने बड़े लोग हैं कि इनके बारे में कुछ भी कहना व्यर्थ है हमारा। और आज मैं 20 साल से इनसे लड़ रहा हूँ। ये खाली पड़ा मकान था, इन्होंने कब्जा कर लिया घुस के। पहले क्या था? ये घर था, बंद पड़ा मकान था ये, और यूं ही बस बिना किराए दिए, बिना किसी चीज़ के ये रह रहे थे। ये चक्कर था और इनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट भी मेरा क्या उखाड़ लेगा, मैं खाली नहीं करूँगा। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफाई कर्मचारियों का पैर छूते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सफाई कर्मचारियों के साथ गाली गलौज किया जा रहा है, जिसको लेकर सफाई कर्मचारी बैठे धरने पर। वाराणसी के सारनाथ में सफाई कर्मियों ने किया धरना प्रदर्शन। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे ब्रिजेश सिंह ने कहा कि हमारी तनख्वाह समय पर नहीं मिलती है और यहाँ के अधिकारी अमित पांडे हमें जान से मारने की धमकी देते रहते हैं और हमारे साथ हमेशा गाली गलौज भी करते हैं। हमारी छुट्टी के पैसे भी काट लिए जाते हैं। सफाई कर्मी गणेश प्रसाद ने बताया कि हमें बोला जाता है कि सैलरी को लेकर किस प्रकार की नौटंकी करोगे तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैनेजर अमित पांडे ने मीडिया पर भी दबाव बनाने की कोशिश की और पत्रकारों को धमकी देते हुए कहा कि देखता हूं कौन सा चैनल ये खबर चलाता है। गणेश प्रसाद नाम है हमारा सर। कहाँ नौकरी करते हैं, क्या मामला है आज? सर हम वाराणसी वेस्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में काम करते हैं सर। यहाँ पे हम लोगों की सैलरी की मैटर है सर। हम लोगों की सैलरी कभी कम आती है, कभी आती ही नहीं। महीने की कभी आती है तो 2 दिन 4 दिन 6 दिन की काट की आती है सर सैलरी। और सर जो भी सैलरी आती है सर
उसमें बताया जाता है कि आपको इतनी सैलरी जो मिल रही है इतनी ही मिलेगी, अगर आप लोग इसके लिए कुछ भी ऑब्जेक्शन उठाते हैं तो आपको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। वही बात आज हम लोग करने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, बात कर रहे थे। तो क्या इसकी शिकायत आपने कभी पुलिस की प्रशासनिक की है या डीएम साहब से मिलने की कोशिश की है? नहीं सर, हम लोग आज सिर्फ अपने उपाध्याय सर से बात कर रहे थे। सभी लोग गाड़ी निकालने के लिए तैयार भी थे, पर वो आए डायरेक्ट गाली दे दिए सर, इसीलिए हम लोग स्ट्राइक किए, नहीं तो स्ट्राइक हम लोग करने वाले नहीं थे सर, नगर निगम के ये जो संविदा पे रखे हुए कुछ कर्मचारी हैं जो धरना दे रहे हैं और स्वच्छता में इनका अहम रोल है, तो आपको क्या कहना है? इनको इस तरह से धमकी देना क्या अच्छी बात है? ये नगर निगम का इसमें कोई भूमिका नहीं। ये नगर निगम ने ये तो डोर टू डोर कलेक्शन के लिए जो है एजी इन्वायरमेंट ग्रुप को ये तो कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। एजी इन्वायरमेंट की सिस्टर कंसर्न जो तो वेस्ट सोल्यूशन जो है यहाँ बनारस में वर्क कर रही है, इनके कर्मचारियों और इन्हीं के अधिकारियों के बीच में ये वाद विवाद जो तो सैलरी को लेकर तो हुआ, जिसमें ये तो सारी चीज़ें तो प्यार मोहब्बत से तो मैनेज हो रही थी। इनके कुछ अधिकारियों ने आके शायद जो तो गाली गलौज जो तो किया, जिसमें तो कर्मचारियों में रोष आ गया। उसी का रिजल्ट जो तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो रही। बाकी और ऐसा सारा चीज़ मैनेज हो गया। किस तरह से मैनेज किया? किस तरह से ही माने? बात से ही, संवाद से ही सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। क्षेत्रीय पार्षद जी भी वो आ गए हैं, आप मौके पे आप भी हैं, आप इनसे अपना इनका राय लें। प्रशासन द्वारा रोक के बाद भी लोग परिंदों को चुगा रहे हैं दाना। बर्ड फ्लू के मद्देनजर प्रवासी पक्षियों को दाना चुगाने पर प्रशासन ने रोक लगा रखी है, मगर गंगा किनारे 80 घाट पर प्रतिबंध के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बर्ड फ्लू के मद्देनजर प्रवासी पक्षियों को दाना चुगाने पर प्रशासन ने रोक लगा रखी है, मगर गंगा किनारे 80 घाट पर लोग प्रतिबंध के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। खुलेआम प्रवासी परिंदों को घाट पर आए हुए सैलानी सेब नमकीन खिलाते हुए दिखाई देते हैं। 80 घाट और सामने घाट के बीच काफी संख्या में परिंदे गंगा की धारा पर नजर आते हैं। परिंदों के अगल बगल से गुजर रहे नौकाओं पर सवार लोग बड़े चाव से परिंदों को सेब खिलाते हुए और उनकी वीडियोग्राफी करते हुए भी दिखाई देते हैं। साथ ही घाट किनारे रोज की तरह ही थोड़ी थोड़ी दूर पर लोग आओ आओ की आवाज़ के साथ परिंदों को खुद बुलाकर सेब भी खिलाते हैं और इस तरह प्रशासन के आदेश की खुलेआम धज्जियां भी उड़ाते हैं। वाराणसी में गंगा घाटों के किनारे साइबेरियन पंछी को बर्ड फ्लू के कारण सरकार के तरफ से और वाराणसी के जिला प्रशासन के तरफ से पूरे तरीके से रोक लगा दिया है। किसी भी प्रकार का नमकीन हो गया या बेसन का साइबेरियन पंछी को खिलाने के लिए एकदम रोक लगा दिया गया है। लेकिन मैं अभी इस समय खड़ा हूँ विश्व प्रसिद्ध 80 घाट पर, जो कि मेरे पीछे कुछ लोग हैं साइबेरियन पंछी को किस तरीके से दाना खिलाते हुए नज़र आ रहे हैं। वाराणसी के जिला अधिकारी के आदेशों का खुला अवहेलना किया जा रहा है। वाराणसी से देनकाशी के लिए कुलदीप चौरसिया। वाराणसी के रामनगर थाना अंतर्गत पंचवटी मधुबन मंदिर के पास आज सामाजिक संस्था कर्तव्य फाउंडेशन द्वारा मुसहर बस्ती के गरीबों में कंबल वितरण किया गया। रामनगर पंचवटी मधुबन के पास कर्तव्य फाउंडेशन ने गरीबों में किया कंबल का वितरण। कर्तव्य फाउंडेशन के अध्यक्ष धनंजय यादव ने बताया कि मेरी संस्था लगातार पिछले 2 वर्षों से काम कर रही है। ये संस्था केवल गरीबों और असहायों के लिए ही बनी हुई है और लगातार हम लोग खिचड़ी के बाद कंबल का वितरण करते हैं और मुसहर बस्ती के करीब 70 लोगों में कंबल का वितरण किया जा चुका है। मेरा नाम धनंजय है और मैं कर्तव्य फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ। यहाँ पे नशा मुक्ति और कंबल वितरण का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें कि अतिथि के रूप में भारत सरकार सलाहकार पुनर्वास समिति सुमित सिंह जी थे और सत्येंद्र सिंह पिंटू और सर्वेंद्र विक्रम सिंह जी मौजूद रहे। और इसमें जितने मुसहर बस्ती और दलित बस्ती के लोग थे उनमें ये कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया है। हमारी संस्था पिछले 2 वर्षों से काम कर रही है। हर वर्ष हम लोग कंबल वितरण का कार्यक्रम खिचड़ी के बाद करते हैं। जितने भी लोग मौजूद रहे, राम जायसवाल, गोलू, उन सभी को शुभकामनाएं देते हैं, धन्यवाद देते हैं। इनके वजह से ही आज ये कार्यक्रम सफल हुआ है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ वाराणसी के बैनर तले प्रदेशीय नेतृत्व के आह्वान पर जनपद के शिक्षकों ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर 11 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया। धरने को संबोधित करते हुए पूर्व शिक्षक, विधायक एवं प्रदेश मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्र ने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं के निदान हेतु संगठन कृत संकल्प है।
एनपीएस से आच्छादित शिक्षकों की नियमित कटौतियां नहीं हो रही हैं। पिछले 17 माह से सरकारी अंशदान जमा नहीं होने के कारण व्यापक आर्थिक नुकसान हो रहा है। ब्याज आगड़न अंशदान भी अभी तक कुछ ही विद्यालयों के शिक्षकों के खाते में जमा किया गया है। महंगाई भत्ता और अन्य अवशेष जो एनपीएस खाते में जमा करवाने हेतु काटी गई धनराशि के सापेक्ष सरकारी अंशदान मई 2016 से ही जमा नहीं किया गया है, जिससे शिक्षकों में गहरा रोष व्याप्त है। इस गंभीर समस्या का निदान अविलंब होना चाहिए, तो संगठन 1 फरवरी 2021 को शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश लखनऊ कार्यालय पर धरना करने के लिए बाध्य होगा। डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्र, पूर्व शिक्षक एमएलसी, प्रदेशी मंत्री माध्यमिक शिक्षक संघ। आज आप लोग धरने पर बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं, क्या मांग है आप लोगों की? प्रदेशी नेतृत्व के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में जिला विद्या निरीक्षक कार्यालय पर धरना दिया जा रहा है। वाराणसी के माध्यमिक शिक्षक भाई माया शंकर यादव जो जिलाध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। हमारी प्रमुख मांग है, जो शिक्षक साथी अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त हुए हैं, उनके लिए प्रचलित पेंशन योजना लागू की जाए। नई पेंशन व्यवस्था दुखदायी है। दूसरी हमारी मांग है, जो वित्तविहीन विद्यालय हैं उसमें शिक्षक कार्य कर रहे हैं, उनको समान कार्य के लिए समान वेतनमान मिलना चाहिए और इससे हट करके कोई बात स्वीकार नहीं होगी। तीसरी मांग हमारी है, जिस प्रकार से राज्य की कर्मचारियों को मेडिकल की सुविधा मिलती है निःशुल्क, उसी तरह से हमें भी निःशुल्क मेडिकल की सुविधा उपलब्ध हो। अगली हमारी मांग है, कोरोना काल में हम शिक्षकों ने सरकार के कोष में अपना योगदान दिया, 1 दिन का वेतन हम लोगों ने दिया, लेकिन सरकार ने हमारे भत्ते को समाप्त कर दिया। क्या स्थानांतरण की जो अध्यापकों का स्थानांतरण की प्रणाली है ऑनलाइन, उसमें सबसे ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं और पेंडिंग रह जाता है, वो बहाल नहीं होते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, ऑनलाइन ट्रांसफ़र अभी एक भी बहाल नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में हर बच्चे को शिक्षा मिले, इसके लिए योगी सरकार की ओर से कोशिशें जारी हैं। इसी कड़ी में गरीब बच्चों को शिक्षित करने के लिए शिक्षा एक्सप्रेस नाम से एक सराहनीय पहल शुरू की गई है, जिसे सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा हरी झंडी दिखाकर शुरू की गई है। गरीब एवं असहाय बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से शिक्षा एक्सप्रेस नाम से एक सराहनीय पहल शुरू की गई है। शिक्षा एक्सप्रेस के रूप में एक बस को सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। शिक्षा एक्सप्रेस बनारस की सड़कों पर तेजी से दौड़ रही है। शिक्षा एक्सप्रेस के जरिए शहर के अलग अलग हिस्सों में बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है। शिक्षा एक्सप्रेस में छोटे छोटे बच्चों के साथ बड़ी उम्र के लोग भी पढ़ाई करते हैं और बच्चों को पढ़ाते भी हैं। आज वाराणसी के नगर आयुक्त गौरांग राठी द्वारा गरीब बच्चों को स्कूल बैग, किताब व बच्चों को पानी का बोतल दे करके अभिनंदन किया गया। जैसा कि हम अवगत हैं काशी में कि ट्राई टू फाइट फाउंडेशन काफ़ी समय से मलिन बस्ती में उन बच्चों के साथ जो किन्हीं कारणों से रेगुलर एजुकेशन नहीं परस्यू कर पा रहे थे और वो प्राइवेट और पब्लिक एजुकेशन से छूट जा रहे थे, उनके यहाँ जाकर जिस स्थल में जहाँ वो बसते हैं वहाँ पे पढ़ाई का मुहिम चला रही है। तो नगर निगम और स्मार्ट सिटी की तरफ से यह सोच पिछले साल हम लोगों ने ली कि जो भी गैप हैं, चाहे वो संसाधन के रूप में हो या कोई और स्रोत के रूप में हो, उसको हम पूरा करने की कोशिश करें सो दैट आपके अभियान को संबल मिले। तो उसी क्रम में ये बस लास्ट ईयर दी गई थी। बस का जो प्रयोग था वो सफल हुआ, तो अब आशा ये है कि हम लोग जल्दी ही इसको करीब 5 से 7 बसेस और इसी प्रकार की जो चल भी सकती हों उनको हम प्रिपेयर करेंगे और आपकी फाउंडेशन के साथ मिलकर छोटे छोटे इनिशिएटिव्स, चाहे वो आज बैग डिस्ट्रीब्यूशन या स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम हो, इस तरह का, या हेल्थ चेकअप हो, तो जो गैप्स हैं उन गैप्स को पूरा करते हुए हम इसको लगातार साथ में इस जो लास्ट हमारा पायदान है जो छूटा हुआ है उसको कवर करने में एजुकेशन के रूप में ये हम मुहिम चलाएंगे। तो कितने समय से चला जा रहा है? नगर निगम की पार्टनरशिप तो पिछले साल से शुरू हुई है। आप लोग काफ़ी समय से ये कार्य कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी आपके प्रयास को सराहा गया। तो जैसा मैंने कहा कि अद्वितीय है और
ये सस्टेनेबल रहे और आप लोगों का जो व्यक्तिगत प्रयास है उसको इंस्टीट्यूशनल संबल मिले। इसमें हम और भी संस्थाओं को जोड़ेंगे जो बड़ी संस्थाएं हैं शहर की, कि वो भी अपने शहर में इस तरह से कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि अल्टीमेटली हर कोई व्यक्ति जो आखिरी पायदान पे खड़ा है उसका भी जुड़ना शिक्षा से बहुत ज़रूरी है। तो ये उसी मुहिम के तहत कि सर्वांगीण विकास सभी लोगों का हो, सभी श्रेणी के लोगों का, ये हम लोग साथ में सहयोग कर रहे हैं। हाँ, तो इसमें एक इंटरवेंशन ये भी रहेगा कि संसाधन तो एक पार्ट है, पर नगर निगम के और अधिकारी भी, कर्मचारीगण भी अलग अलग जगहों पे, और उसमें मैं भी शामिल हूँ। हम लोग आएंगे, मैं भी आऊँगा, और कम से कम हफ्ते में एक क्लास बच्चों के साथ बैठ के अलग अलग विषयों पे बातचीत या खेलना इत्यादि के माध्यम से उनके बीच में समय बिताने की हम लोग ज़रूर इसमें सुनिश्चित करेंगे। सरकार जो है प्राइमरी विद्यालय में इस बस को लाने का क्या मतलब? देखिए, जैसा मैंने कहा कि कई कारण ऐसे हैं जो हम लोग जितना भी प्रयास कर लें वो पूरे हम लोग कवर नहीं कर पाते। तो बस का कारण रीज़न ये था कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन के लिए यूज़ हो, प्रौढ़ शिक्षा है, हमारी जो स्किल एजुकेशन है वो है, तो इसके लिए भी अलग अलग कारणों से, क्योंकि मोबाइल है, एक तरह से चलता फिरता क्लासरूम है, किसी भी तरह के शिक्षा के लिए और मैसेज के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये एक उसका वन ऑफ दी यूज़ है, और जैसे मैंने कहा प्रौढ़ शिक्षा, स्किल एजुकेशन, इन सब के लिए भी हम इसका प्रयोग करेंगे।